This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, थर्ड चैप्टर कर रहे थे। थर्ड चैप्टर में हम जो टॉपिक कर रहे थे वो कौन सा कर रहे थे कि हम किस तरह से दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप लिखते हैं और किस तरह से हम इससे कंपेयर करके गुणांक निकाल सकते हैं, मींस ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मान लो व्यापक रूप क्या होता है। व्यापक रूप अगर हम दो चर वाले समीकरणों की बात करें तो अगर एक समीकरण दिया गया होगा तो उसका व्यापक रूप कैसा होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक, तो अगर एक दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया गया होगा तो उसको हम किस तरह से लिखते हैं, उसको हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की तरह लिखते हैं। तो बच्चा, जब भी हमें ऐसा कहा जाए कि व्यापक रूप में लिखो या फिर प्रदर्शित करो तो हमको क्या करना होता है, सारे के सारे पद एक साइड लाने होते हैं और दूसरे साइड सिर्फ 0 रहने देंगे। ठीक है, और हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब बराबर के एक तरफ से दूसरे तरफ कुछ भी जाएगा, कोई भी आपका क्या जाएगा, पद जाएगा, तो उसका चिन्ह बदल जाता है। लाइक अगर वो माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा और प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा। तो इतनी बात हम क्या करेंगे, इतनी बात ध्यान में रखेंगे। जैसे मान लो अगर इस तरह से दिया होता कि 2 बराबर 4x माइनस 3y। ठीक, तो हमें क्या करना है, ये व्यापक रूप में तो नहीं है, क्योंकि व्यापक रूप में करने के लिए क्या चाहिए होता है, हमको 0 चाहिए होता है। ठीक, तो हम क्या करते, हम इस वाले को साइड ले जाते। इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि किस साइड 0 आ रहा है, हमको बस इतना ही ध्यान देना है कि सिर्फ और सिर्फ एक तरफ क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए और दूसरे तरफ सारे के सारे पद होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे बच्चे, अभी हम इसको दूसरे तरफ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4x और ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस 3y और ये प्लस का है तो दूसरे साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो बस ये आपका, हाँ बच्चे, ठीक है। तो हमने क्या करा, 2 को हम दूसरे तरफ ले गए तो एक साइड 0 बचेगा, बाकी हमारे क्या रहेंगे, बाकी साइड एक साइड पद रहेंगे। अभी 2 प्लस का था, 2 दूसरी साइड जाएगा तो वो किसका हो जाता है, माइनस का हो जाता है। ओके, अभी अगर इससे हमसे पूछा जाता कि बताओ इसका ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, तो हमें क्या करना होता, हमको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर करना होता। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि जब भी हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है तो ए का मतलब क्या होता है, एक्स के साथ जो गुणांक आ रहा है या एक्स के साथ जो चर आ रहा है वो हम क्या कहते हैं, ए कहते हैं। बी क्या होता है, जो कि आपका 3 है, जो कि वाई के साथ आ रहा है। बी का हमेशा मतलब होगा जो वाई के साथ आ रहा है। और सी का मतलब क्या होगा बच्चा, सी का मतलब होगा अचर पद। हाँ, वेरी गुड बच्चे। तो ये हमें याद रखना है बच्चा। और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो किस तरह से सॉल्व करेंगे बच्चा, यहाँ पर a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सॉरी, एक a इज इक्वल टू 4, a की जगह पर 4 है और b की जगह पर क्या आ जाएगा, -3। क्योंकि हमेशा हम किस तरह से लिखते हैं, हमेशा हम चिन्ह के साथ आंसर देते हैं। अभी क्योंकि प्लस हम इसलिए नहीं लिखते क्योंकि जहां पर कोई चिन्ह नहीं है वो प्लस का ही माना जाता है, लेकिन माइनस को हमको लिखना पड़ेगा। ओके, समझ आया बच्चा। चलो, अभी हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, वो ट्राई करेंगे और उसका आंसर बोलना करना है। ओके मैम। लिखा है 11 बराबर 4x माइनस 9y। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से कंपेयर करो, मतलब के मैम रूप। दोबारा समझाइए, मैं भी ज्वाइन है जी। बच्चा, अभी ये क्वेश्चन कर लेंगे फिर हम आपको यही वाला समझा देंगे। हमने लास्ट क्लास में जो करा था कि किस तरह से हम व्यापक रूप में बदलते हैं, हमें क्या करना होता है, सारे पदों को एक तरफ ले जाके ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। वही कर रहे बच्चा, ये वाला क्वेश्चन करके फिर हमें आपको समझाते हैं। ओके मैम। ओके, तो यहाँ पर बताना है बी का मान बताओ। बी बराबर 4, बी बराबर 11, बी बराबर -9। चलो, इसका आंसर करेंगे 4।
जस्ट 1 सेकेंड बचा। बचा, आंसर नहीं दिखाना है किसी को भी, आपको आंसर पूल में करना है। बच्चे कैमरा ऑफ करो अपना। वेरी गुड। मैम उसके बाद नोटबुक देखना। हाँ हाँ बच्चा। बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। 7 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है, 2 बच्चों का रॉन्ग है। मैम कर दिया। वेरी गुड बच्चा। बच्चे ध्यान से करो, गलत करो आप। 12 बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है। चार बच्चे बचे हुए बच्चा, लास्ट 10 सेकेंड दे रहे हैं हम आपको। 13 बच्चों ने आंसर किया, 8 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। ओके चलो, एक बच्चा बचा हुआ, बच्चा जल्दी से आंसर कर देंगे, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 और 14 बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का करेक्ट है। बच्चे म्यूट कर लो जिसका भी माइक ऑन हो। देखो करना क्या है, किस तरह से सॉल्व करते हैं हम बच्चा, इसको हम नोटबुक दिखा सकते हो। ठीक है बच्चा, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हम सबसे पहले इसको किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे कि सारे के सारे पद हमारे क्या होने चाहिए, एक साइड होने चाहिए और दूसरे साइड हमारा 0 होना चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे अच्छा तरीका यही है कि 11 को इस साइड भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा 0 और 4x माइनस 9y और 11 किसका था, प्लस का, दूसरे साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो अभी ऐसे लिखो या ऐसे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 बराबर x हो या फिर x बराबर 5, x की वैल्यू ही तो 5 होगी। तो यहाँ पर देखो, तो हम इसको क्या कर लेंगे, इस तरह से लिख लेंगे। फिर हम क्या करते हैं बच्चा, इसको करेंगे ax प्लस by प्लस c से कंपेयर। बच्चे हमेशा याद रखेंगे, यहाँ पर जो a होता है वो संख्या होती है जो x के साथ गुणा में होती है, x का गुणांक होता है। b क्या होता है, वो आपके y का गुणांक होता है, वो संख्या जो y के साथ गुणा में होती है। और सेम अगर हम c की बात करें तो c होता है अचर पद, मीन्स वो संख्या जो किसी के साथ गुणा में नहीं है। तो यहाँ पर देखो ए की जगह पर क्या आ रहा है, हमेशा जो गुणांक होते हैं वो चिन्ह के साथ लिए जाते हैं। और बी की जगह पर क्या आ रहा है, -9 और सी की जगह पर क्या है, -11। तो हमें सिर्फ बी की जरूरत थी, तो बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का। गुणांक जो होते हैं बच्चा वो सिर्फ और सिर्फ संख्या होती है। अगर मैंने पूछा होता कि बताओ बी का जो वैल्यू है या तो वो क्या बी सॉरी -9y है, तो नहीं, सिर्फ और सिर्फ संख्या होता है गुणांक का मतलब। तो यहाँ पर क्या हो जाता, 9y हो जाता। ओके, समझ आया बच्चा, किसी को रिपीट करवाना है तो बता दो, वरना फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। नो मैम। ओके बच्चा,
चलिए इसका आंसर करेंगे। बचाओ, ध्यान से करो, आप लोग गलत कर रहे हो। बी की वैल्यू निकालनी है। अभी ठीक कर रहे हो, वेरी गुड। 8 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है। अभी 7 बच्चों का करेक्ट है। सात बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चों का रॉन्ग है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर। ग्यारह बच्चों ने आंसर किया है। अभी भी 5 बच्चे बचे हुए हैं। 11 बच्चों में से 7 बच्चों का करेक्ट है, 4 बच्चों का गलत है। मैम कर दी। वेरी गुड, करेक्ट है आपका आंसर। वेरी गुड बच्चे। 13 बच्चों ने आंसर किया है, 14 बच्चों ने, 10 बच्चों का करेक्ट है, 4 बच्चों का रॉन्ग है। और बाकी बचा जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे। अभी भी 2 बच्चे बच रहे हैं। चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। 5 4 3 2 और 1। 14 बच्चों ने आंसर दिया है, 10 बच्चों का करेक्ट है। देखेंगे इसका आंसर क्या आएगा। देखो सबसे पहले हम 7 को कहा ले जाएंगे इस तरफ, तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। बस अभी तो हमें इसे ax प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर करना है। और नहीं भी करते तो बेसिकली हमें क्या पता होता है, y का जो गुणांक होता है वो b होता है। तो यहाँ पर y के साथ क्या आ रहा है -3, तो -3 होता है। लेकिन ऐसे भी देख सकते हो कि a के बराबर क्या हो जाएगा 4 और b के बराबर क्या हो जाएगा -3 और सी के बराबर क्या हो जाएगा -7। तो हमें बचा बी चाहिए था, तो आंसर क्या होगा सी। ठीक है, बी का मतलब ऑप्शन बी नहीं चाहिए था, हमको चाहिए था कि यहाँ पर क्या आंसर आएगा, बी के बराबर कौन सी संख्या है। ओके चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्या बच्चे, दिया गया है 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0। और यहाँ पर दिया गया है 9x माइनस 11y -2 बराबर 0। ठीक है, तो a1x प्लस b1y बचा, म्यूट कर लो। लिखना क्या बचा, A1 B2। हाँ बचा, ये a1 b1 है क्योंकि दो समीकरण है ना। पहले वाले समीकरण के जो गुणांक होते हैं वो a1 b1 c1 होते हैं, और जो दूसरों के होते हैं वो क्या होते हैं b2 a2 b2 और c2 होता है। ठीक है, से तुलना करके b1 और b2 का मान बता।
चलिए इसका आंसर पूरा। ओके, वेरी गुड। 5 बच्चों ने आंसर किया है, सबको करेक्ट। मैम करती हूँ। वेरी गुड बच्चा। 12 बच्चों ने आंसर किया है, 11 बच्चों का करेक्ट है। अभी भी 6 बच्चे बचे हुए, बच्चा जल्दी से आंसर कर दो। ओके, लास्ट 30 सेकंड बचे। ओके, चलो 5 4 Please coordinate the 3 book. 2 और 1। 17 बच्चों ने आंसर करा है, 14 बच्चों का करेक्ट है। ओके बच्चे, वेरी गुड। और देखते हैं इसका आंसर क्या। हाँ बच्चा ठीक है। देखो V1 V2 का क्या मतलब होता है, वैसे तो वाई ही है, पहला वाले का V1 कहलाएगा, दूसरे वाले का V2, लेकिन हम इसको सही से भी करके देख लेते हैं कि क्या लिखा है। 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ax प्लस, सॉरी ये पहला समीकरण है, 1 से हम कंपेयर करेंगे। तो अभी a1, हमें सिर्फ b1 की वैल्यू चाहिए, तो v1 की जगह पर क्या आ रहा है, माइनस का 3। ठीक है, और B2 के लिए हम क्या करेंगे, B2 के लिए हम ये वाला जो समीकरण है इसको कंपेयर करेंगे a1b2y प्लस C2 से। तो यहाँ पर B2 की जगह पर क्या आ रहा है, माइनस 11, जो कि आप लोगों ने आंसर भी किया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इससे से। वेरी गुड। ओके, 6 बच्चों का करेक्ट है, 2 बच्चों का गलत है, 7 बच्चों का। है 8 बच्चों का करेक्ट है, वेरी गुड। नौ बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी भी 7-8 बच्चे बचे हुए आंसर करने को।
मैम कर अच्छा बच्चा, लास्ट 30 सेकेंड दे रहे हैं बच्चे। 10 more सेकेंड बच्चे, जल्दी से। ओके ओके, चलो काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। जिसने नहीं आंसर किया है वो पढ़ दे। 5, 4, 3, 2 और 1। 15 बच्चों ने आंसर किया है, 11 बच्चों का करेक्ट है और 4 बच्चों का गलत है। देखते हैं क्या आंसर आएगा इसका। देखो हमें क्या चाहिए, बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है वाई का गुणांक। अभी पहले समीकरण में वाई का गुणांक देखेंगे तो v1 हो जाएगा और दूसरे समीकरण में देखोगे तो v2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले में y का गुणांक क्या है, 3 है। ठीक है, प्लस का 3 है, तो ये तो आपका हो जाएगा v1 बराबर 3। ठीक, और b2 में देखोगे बच्चा तो ये जो आपका है इसको हम क्या कहेंगे, b2 कहेंगे, तो b2 बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 7। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर क्या था, जो कि मोस्ट ऑफ द बच्चों ने दिया है, आपका आंसर सी था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। दिया गया है √5x इज इक्वल टू 4y माइनस 9 को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखिए तथा ए बी सी का मान बताओ। ऑप्शन दे रहे हैं हम। चलो इसका आंसर भी 4 में करें। बच्चे ध्यान से करो, गलत करो आप लोग। एक बच्चे ने सही किया है, बाकी बच्चों ने गलत किया है। ओके, 4 बच्चों का करेक्ट है, 13 बच्चों ने आंसर किया है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। 7 बच्चे और बचे हुए हैं आंसर करने को। हो गया।
ओके, 6 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। लास्ट 10 सेकेंड दे रहे हैं, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। चलिए, 5 4 3 2 और 18 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट था, बाकी बच्चों का गलत था। देखो बच्चा, सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको बताया था कि हम जब व्यापक रूप में लिखेंगे तो एक साइड 0 होना चाहिए, बाकी सब दूसरे साइड होना चाहिए। क्या इसमें दिया गया है? नहीं, तो फिर आप कैसे कंपेयर कर सकते हो? और जब हम दूसरे साइड ले जाएंगे तो क्या होता है? चिन्ह बदलता है ना। 5x को यहाँ रहने दो, ये किसका हो जाएगा? माइनस का 4y हो जाएगा। ये देखो प्लस में है ना, इस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। और ये आपका किसका है? ये माइनस का है, तो किसका हो जाएगा? प्लस का। अब कंपेयर करते बच्चे, तो अभी कंपेयर करो, ए चाहिए ना हमें, ए का मतलब एक्स का गुणांक, तो ये बिल्कुल भी नहीं आएगा। एक्स क्यों आएगा? एक्स का गुणांक चाहिए ना, तो ये क्या हो जाएगा? √5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा, और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा? प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक है, मीन्स करेक्ट ऑप्शन आपका क्या था? बी था। समझ आया बच्चे? किसी को डाउट है अभी भी इसमें? ओके, चलो फिर चलिए, इसका आंसर करेंगे कोल में, फिर इसके बाद न्यूटन। ओके, चौदह बच्चों ने आंसर दिया है, 12 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो। क्या बच्चे बचे हुए हैं? लास्ट 10 सेकेंड दे रहे हैं बच्चे, फिर काउंट करना स्टार्ट करेंगे। 4 बच्चे और बचे हुए हैं। चलो, 5 4 3 2 और 1। 18 बच्चों ने आंसर दिया है और 2 बच्चों ने नहीं दिया है। 18 बच्चों में से 13 बच्चों का करेक्ट है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखें, यहाँ पर हमारा क्या दिया था? √2x, और यहाँ पर कितना है? 7y -9। ये इस साइड आएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ये इस साइड आएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। फिर अभी हम कंपेयर करेंगे ax + by + c से, तो a की जगह पर क्या आ रहा है? √2 आ रहा है, b की जगह पर क्या आ रहा है? -7, और c की जगह पर 9। तो आंसर क्या हो जाएगा? अच्छे आंसर आपका बी हो जाएगा, जो कि मोस्ट ऑफ यू ने आंसर दिया भी है। चलिए,
आगे बात करते हैं बच्चे, संगत और असंगत रैखिक समीकरण क्या होता है। अभी आपको लगेगा लास्ट क्लास में ही तो करा था कि संगत का आपका क्या होता है कि कोई हल होता है या जो ग्राफ रेखा रहती है वो एक जगह काटे, या फिर संपाती रेखाएं हो, प्रतिच्छेदी रेखा हो। सिर्फ यही तरीका नहीं, अभी वो वाला जो तरीका हमने करा था वो किसकी तरह करा था, वो हमने ग्राफ देख के बताया था कि संगत क्या होता है, असंगत क्या होता है। क्या एक ही तरीका है संगत असंगत बताने का? नहीं, एक और तरीका है जो कि गुणांकों पर आपका निर्भर करता है, गुणांकों से रिलेटेड है। तो आज हम वही तरीका देखेंगे कि अगर हमें ग्राफ नहीं बनाना, किसी बच्चे ने पूछा भी था कि जरूरी है कि ये ग्राफ बनाएं हम फिर ही आंसर करें। तो बच्चा ग्राफ नहीं भी दिया है, समीकरण समीकरण दिया गया है और आपको ग्राफ प्लॉट नहीं करना, ग्राफ नहीं बनाना, तब भी आप ये बता सकते हो कि किसका कितना हल होगा। मतलब बेसिकली आप ये भी कह सकते हो कि एक हल होगा, अनेक हल होगा, कि कोई भी हल नहीं होगा, ये हम बिना ग्राफ बनाए भी बता सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि कैसे बता सकते हैं। तो बच्चा अगर हम बात करें कि दो समीकरण दिए गए हैं, उनका व्यापक रूप क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1। ठीक, तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कोई क्वेश्चन दिया गया हो जिसमें हमें क्या करना है, संगत असंगत योग निकालना है, तो सबसे पहले हमारे दोनों समीकरण को हम किसमें बनाएंगे, दोनों समीकरण को बनाएंगे व्यापक रूप में। ठीक है, किसमें बनाएंगे, व्यापक रूप में बनाएंगे, फिर ही सॉल्व करेंगे कि हमारा संगत है या फिर असंगत है। तो बच्चे जब हम क्या करेंगे, इसको हम नॉर्मली कोई भी समीकरण है उसको इस रूप में बनाएंगे, व्यापक रूप में बनाएंगे, और फिर उससे a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालेंगे। जो अभी हमने निकालना बताया आपको, वैसे ही कंपेयर करके दोनों को निकाल लेंगे। तो बच्चे क्या क्या केस बन सकते हैं, अगर हम a1 निकालें, ठीक, a1 और a2 का रेशियो निकालें, और हम b1 और b2 का अनुपात निकालें, और c1 और c2 का अनुपात निकालें, तो हो सकता है दो ही केसेस हो सकते हैं बच्चे, कि या तो ये वाला जो अनुपात आ रहा है a1 b1 का और a2 b सॉरी a1 a2 का और b1 b2 का, ये दोनों क्या है, या तो ये दोनों बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, और तो कोई केस नहीं हो सकता ना। कि हमने क्या करा, हमने जो दो समीकरण दिए हैं उसमें से a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाला, तो आपका क्या हो सकता है, हो सकता है कि a1 और a2 का जो अनुपात है वो b1 और b2 के बराबर हो सकता है कि बराबर नहीं हो। तो पहला केस क्या हो सकता है कि बराबर नहीं है, दूसरा केस क्या हो सकता है कि हाँ बराबर है। ठीक, अब अगर हमने a1 और a2 का रेशियो देख लिया और ये दोनों बराबर है, तो अब हम इसको किससे कंपेयर करेंगे, c1 और c2 के रेशियो से कंपेयर करेंगे कि ये बराबर है या नहीं। तो इसमें भी दो केसेस हो सकते हैं बच्चा, कि या तो ये बराबर हो सकता है या बराबर नहीं हो सकता, और तो कोई केसेस नहीं है ना बच्चा। अगर हम बात करें कि हमको a1 और हाँ, क्या बच्चे, ठीक है, a1 a2 का, b1 b2 का और c1 c2 का अनुपात निकालना है, तो आपके क्या क्या केस बन सकते हैं कि a1 और a2 और b1 b2 बराबर नहीं है, हो सकता है कि बराबर है। फिर हम अगर उसको c1 c2 से देखें, उनका अनुपात निकाल के देखें, तो उसके केस में भी हो सकता है कि वो बराबर होंगे या नहीं होंगे। लेकिन अगर हमारा पहला ही बराबर नहीं है तो हमें दूसरा निकालने की जरूरत नहीं। चलो अभी तुम लोग मुझे खुद बताओ, इसमें a1 a2 और b1 b2 और c1 c2 क्या आएगा, क्या इनका रेशियो भी बता सकते हो, अनुपात भी बता सकते हो। ट्राई करो, तुम लोग खुद ट्राई करो और मुझे बताओ कि ये जो a1 a2 है और b1 b2 का अनुपात है, ये बराबर आ रहा है या नहीं। ट्राई, पहले अनुपात निकाल लो। अच्छा, क्या आएगा बच्चा, जल्दी से निकालो।
बच्चा आज जल्दी से करेंगे कि क्या अनुपात आ रहा है? ओके ओके बच्चा, ये कट भी जाएगा ना, 2/4 तो कट जाएगा ना 2 से। यस। ओके देखते हैं, चलो अगर हम इसको पहले वाले को कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 4y प्लस 4 बराबर 0। a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। तो a की वैल्यू क्या है? a1 की 2, b1 की वैल्यू कितनी है? 4, c1 की वैल्यू क्या है? 4। ठीक है, ऐसे हम दूसरे के साथ करेंगे। दूसरा वाला हमारा क्या है? 4x प्लस 3y प्लस 8। ठीक, इसको हम कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, इसको हम कंपेयर करेंगे तो a2 क्या आ जाएगा बच्चा? a2 आपका 4 आ जाएगा। b2 कितना हो जाएगा? b2 आपका हो जाएगा 3। और c2 कितना हो जाएगा बच्चा? ये आपका हो जाएगा 8। अब हमें क्या करना है? हमको देखो यहाँ तक तो सबको पता ही है, अभी हम यही कर रहे थे, गुणांक ही निकाल रहे थे। तो अगर हम यहाँ के बाद a1 a2 का रेशियो निकाले तो क्या आएगा? 2/4 मीन्स 1/2। ठीक है, b1 और b2 का रेशियो निकाले तो क्या आ जाएगा? 4/3। तो बच्चा ये 1/2 या 4/3 कहाँ बराबर आया? और जब हमारा पहला ही बराबर नहीं आ रहा तो हमें फिर C1 और C2 का रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बचा अभी यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ A1 और A2 जो है वो B1 और B2 के बराबर नहीं है। और ऐसे केस को, जो पहला केस होता है, अगर हमारे पहला और दूसरा जो A1 और A2 और B1 और B2 का रेशियो बराबर नहीं होता है तो इसका मतलब है कि जो रेखा बनेगी वो कैसी बनेगी? वो आपकी प्रतिच्छेदी रेखा बनेगी। ओके, तो इसका मतलब है वो सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर मिलेगी और उसका एक ही हल होगा। और एक हल कह सकते हो या फिर अद्वितीय हल कह सकते हो, लेकिन उसका सिर्फ और सिर्फ एक या अद्वितीय हल होगा। ठीक है, इतनी बात समझ आए कि जब हमारा A1 A2 और B1 B2 का रेशियो इक्वल नहीं होता है तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल होगा। और जब जिनका हल होता है, ऐसे रेखा समीकरण का योग में जिनका हल होता है वो क्या कहलाते हैं? संगत कहलाते हैं। तो हम सिर्फ ये देखकर बता सकते हैं कि अगर हमारा A1 A2 और B1 B2 का रेशियो बराबर नहीं है, इसका मतलब वो कैसे है? वो संगत योग है। ठीक है, चलो अभी आगे बताओ, यहाँ पर बताओ कि किस तरह आएगा। A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का रेशियो निकालेंगे और बताएंगे कि कितना आ रहा है। जल्दी से ट्राई करो बच्चे। देखो पहले A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकाल लो, फिर हम उनका रेशियो निकालेंगे। बटे कर दो बस। वेरी गुड, बाकी बचे हैं।
ओके, वेरी गुड बच्चों। बाकी बच्चे मैं 1 मिनट का टाइम और दे रही हूँ, आप लोग जल्दी से सॉल्व करो, फिर मुझे बताओ क्या आएगा। मैम 1/2 1/2 1/2। वेरी गुड, चल देखते हैं। यहाँ पर A1 B1 C1 क्या आएगा। सबसे पहले इसको देखो, ये A1 है आपका, तो A1 क्या हो गया, A1 आपका हो गया 1 सेकेंड, A1 आपका हो गया 2। ठीक है, सेम V1 देखें तो V1 क्या होता है 8, बाई के साथ जो आ रहा है। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया C हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, C1 हो गया, अब हम निकालेंगे A2 B2 C2। तो A2 निकालोगे तो कितना आ जाएगा 4। देखो ये वाला A2 है, ये आपका क्या है B2 है, और C2 क्या है 8। अब इनका रेशियो निकालेंगे बच्चा, मतलब बटे कर दो, तो क्या होगा 2 से ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, सेम 8 से काटो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। सेम यहाँ पर देखो ये भी कट जाएगा। तो हमने जब रेशियो निकाला, जिसको सॉल्व करा, तो क्या आ रहा है 1/2 1/2 1/2 आ रहा, मतलब A1 और A2 का रेशियो और B1 और B2 का रेशियो और C1 और C2 का रेशियो जो है वो बराबर आ रहा है। और जब इस तरह से होता है तो हमारा क्या होता है कि जो रेखा बनती है, ग्राफ बनता है, वो कैसी होती है, संपाती होती है, एक के ऊपर एक होती है। तो बच्चे अगर इस तरह से ग्राफ बन रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चा, इसका मतलब है कि इनके अनेक हल होंगे। और जब अनेक हल या फिर अपरिमित हल होते हैं, सॉरी, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम सॉरी, उनको हम संपाती कहते हैं, संपाती रेखा युग्म कहते हैं। ठीक है, तो इतना याद रखना, जब भी समीकरण का हल होता है, चाहे वो एक हल हो अनेक हल हो, रेखा युग्म जो होगा वो संपाती ही होता है। चलो यहाँ ट्राई करो, क्या आ रहा है रेशो। मैम 1/2 1/2 ओके, 4/। ठीक है, बाकी बच्चे भी आंसर करो। ये संगत हो सकता है शायद, क्या बचा, संगत हो सकता है ना। हाँ ये संगत होता है बच्चा, हम अभी आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं उसका। ओके, देखो अभी अगर हम क्या करें, A1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, A2 क्या हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, और B1 क्या हो जाएगा 8, और B2 क्या हो जाएगा 16, और
C1 आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और C2 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो बच्चे अगर हम इसका रेशियो निकाले तो ये तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है, ये भी 1/2 आ जाएगा, मतलब A1 A2 तो बराबर है B1 B2 के, लेकिन C1 C2 4/7 है, मतलब ये बराबर नहीं। तो बच्चा इस केस में जहां पर पहले दोनों रेशियो A1 और A2 का रेशियो और B1 और B2 का रेशियो तो बराबर होता है, लेकिन C1 और C2 का रेशियो बराबर नहीं होता है, इस केस में आपकी जो रेखाएं बनती हैं वो कैसी बनती हैं, वो आपकी समांतर बनती है। और समांतर रेखाएं तो कभी भी नहीं मिलती है ना बच्चा, तो जब वो कहीं मिलेंगी ही नहीं तो उनका कोई हल ही नहीं होता, और जब हल नहीं होगा तो हम उन्हें क्या कहते हैं, असंगत रेखा युग्म कहते हैं। ओके, तो हल होगा, या फिर ये कह लो कि आपके 3 केस होते हैं, इसको लिख लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, कि आपके अगर 2 समीकरण दिया गया है और ये पूछा जाए कि इसके कितने हल होंगे, या ये पूछा जाए कि ये जो रेखा युग्म है ये संगत है या असंगत है, ठीक है, या इनका ग्राफ कैसा बनेगा, तो ये सारी चीजें हम किससे बता सकते हैं, इसको इसके रेशियो से बता सकते हैं। मैम। A1 हाँ क्या बच्चे, जय मैम। नहीं नहीं अभी क्यों जाओगे, अभी टाइम है, ठीक है। तो यहाँ देखो A1 और A2 का रेशियो निकालोगे, V1 B2 का रेशियो निकालोगे और C1 C2 का रेशियो निकालोगे, और अगर A1 A2 का रेशियो और V1 B2 का रेशियो जो है वो बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि रेखा कैसी है, प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हमारा क्या हो रहा है, अगर हमारी जो दोनों रेखाएं हैं अगर प्रतिच्छेदी रेखा है तो उनका एक हल होता है, और हल होता है इसलिए वो क्या कहलाएंगे, संगत रेखा युग्म कहलाएंगे, ठीक है। सेकंड वाला देखो, अगर सब बराबर होता है, ठीक है, पहला क्या था कि पहले दूसरे बराबर नहीं है, दूसरा आपका क्या है, अगर सारे रेशियो बराबर है तो सारे बराबर मतलब एक के ऊपर सेम लाइन हो गई, फिर वो एक के ऊपर एक ही बनेंगे, और जब रेखा सेम बन रही है तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, या कह दो अपरिमित हल होता है, इन्फिनिटी हल होता है, और अगर हल है तो वो संगत रेखा युग्म होगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, यहाँ पर अगर पहला दूसरा बराबर है लेकिन तीसरा वाला रेशियो बराबर नहीं है तो ऐसी रेखाएं समांतर होती हैं, और समांतर रेखा कोई हल नहीं देती, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, असंगत रेखा युग्म हो जाएगा। ओके, चलो अभी मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, उसमें आप मुझे बताओगे कि इसके कितने हल होंगे। पोल में करना है क्या मैम? नहीं नहीं बच्चा, ऐसे बताना, ठीक है। मैं यहाँ पर ऑप्शन भी दे देती हूँ, अपरिमित हल होंगे, अपरिमित मतलब का होता है अनेक, ठीक है, और एक हल होगा, एक हल को हम अद्वितीय हल कहते हैं, ये नाम भी याद रखना बच्चा, और नो हल मतलब कोई सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, नो हल या फिर कोई सोल्यूशन नहीं। चलो बताओ इसका क्या आएगा, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आप जल्दी से सोच के बताओगे, रेशियोज निकाल लो, फिर रेशियो के हिसाब से। नहीं बी क्यों होगा बच्चा, अद्वितीय तो कब होता है, अद्वितीय होता है जब हमारा कुछ भी बराबर नहीं होता है। हाँ बोलो। ए है मैम, अपरिमित। ओके ओके, वेरी गुड, बाकी हाँ, बचे। ए अंतर है मैम। ओके वेरी गुड, ए ओके बच्चा, वेरी गुड वेरी गुड। ओके देखते हैं आंसर क्या आएगा। सबसे पहले अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, B1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, और C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -9, ठीक है। और यहाँ पर देखो 8 बचा, म्यूट कर लो जिसका माइक ऑन है। A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, B2 की कितनी हो जाएगी 10, और C2 की कितनी हो जाएगी -18। अभी इनका रेशियोज निकालेंगे हम तो कितना हो जाएगा 1/2 बचा, यहाँ पर देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/2 सब बराबर आ रहा है। जब हमारा A1 और A2 का रेशियो, B1 और B2 का रेशियो और C1 और C2 का रेशियो बराबर होता है तो हम इसको क्या कहते हैं कि संपाती रेखाएं बनेंगी और इनके अपरिमित हल होंगे। और अगर संगत असंगत हो जाता तो ये क्या होता, संगत होता, क्योंकि आपके
हल आ रहे हैं। तो जब भी आपके हल होते हैं, चाहे एक हो चाहे अनेक हो, तो वो हमेशा क्या कहलाता है? संगत कहलाता है। ओके बच्चा, तो फिर इसके क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, वरना फिर आज। ओके बच्चा।